नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आपकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका। स्वर्णिम हिंदी पाठमाला के सीक्वेंस में क्रम में हम लोग आज एक बार फिर से कक्षा 7वीं के एक पाठ को पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। और पहला पाठ है, कविता का नाम है थोड़ी धरती पाऊं। इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बताना चाहते हैं प्रकृति का जो ह्रास हो रहा है, जो दोहन हो रहा है, उसके बारे में। किस प्रकार से लोग एक एक इंच ज़मीन को, एक एक टुकड़े ज़मीन को अपने शौक़ के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए ख़त्म करते जा रहे हैं। बिल्डिंग उगते जा रहा है पेड़ पौधों की जगह, और कितना भी बिल्डिंग उग जाए लेकिन वो पेड़ों की तरह हमें फल नहीं दे सकता, फूल नहीं दे सकता, ऑक्सीजन नहीं दे सकता है। तो ये तरक्की जो है, तरक्की तो हो रही है, इंसानों की सभ्यता तो आगे बढ़ रही है, लेकिन ये सभ्यता एक प्रकार से हमारे सांसों में जहरीली हवा भर रही है, जो कि हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारक हो सकता है। तो उसी बात को यहाँ पे कवि ने बताया है, और हम सब से, सभी मनुष्यों से रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है कि हम ऐसा ना होने दें। उस फूलों, पेड़ों, पौधों, पक्षियों, जानवरों के संसार को खत्म ना होने दे। तो चलो बच्चों, कविता को पहले शुरू करते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे प्रश्नोत्तर को भी। कवि यहाँ अपने बारे में बता रहे हैं कि थोड़ी धरती पाऊं, कहीं से मैं थोड़ी सी ज़मीन पा सकता, काश। वो इनकी इच्छा है, और वो अपनी इच्छा यहाँ पे लिख रहे हैं कि बहुत दिनों से सोच रहा था, वो आज से नहीं, बहुत समय से ये बात सोच रहे थे कि थोड़ी सी धरती पाऊँ, कहीं से उनको थोड़ी सी ज़मीन मिल सके। और उस धरती में वो क्या करने वाले हैं? उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके, जितना ही बड़ा हो सके उतना बड़ा वो बाग और बगीचा लगाएं, जहाँ पे, जिस बाग में खिले फूल चिड़ियाँ बोले, और उस बाग में ढेर सारे अलग अलग फूल खिले, उस बाग में चिड़ियाँ चहचहाएं आकर के बैठें, बोलें, प्यारी खुशबू डोले, और फूलों की प्यारी खुशबू जो है पूरे बाग में फैलती रहे, डोलती रहे। ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। वो अपने बागीचे में एक जलाशय यानी कि तालाब भी बनाना चाहते हैं, ताकि ताज़ी हवा जब आए तो जलाशय के पानी में अपने आप को डुबाए और उसका हर अंग भीग जाए, यानी कि हवा जो है वो आर्द्र हो जाए, शीतल हो जाए, ठंडी हो जाए, और भी ज़्यादा पानी को छूकर। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। ये तो उनकी चाहत है, ये 2 पैराग्राफ में, लेकिन अब उनकी तकलीफ़ है कि उनको अभी तक 1 इंच भी धरती नहीं मिल पाई। बाग लगाने लायक तो ज़मीन छोड़ो, थोड़ी सी ज़मीन नहीं उनको मिल पाई। एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। इनको इस बात का भी दुख है कि उन्होंने अभी तक ऐसा एक भी पेड़ नहीं लगाया है जो इनके साथ रिश्ते में बंधा हो, उस रिश्ते में कि उसने मुझे जन्म दिया है, या उसने मेरा पालन पोषण किया है, या उसने मेरा साथ निभाया है। तो ऐसे रिश्ते वाले कोई भी पेड़ उनके नहीं हैं, उनके द्वारा लगाए नहीं गए हैं। कोई भी पेड़ उनके पास नहीं है जो उनका अपना आत्मीय हो, उनका भाई बन सके। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। अब ये बात कवि हम लोगों से कह रहे हैं कि कवि के पास ज़मीन नहीं है कि वो बगीचा लगा सके, लेकिन हो सकता है आप लोगों के पास बगीचा हो, आपके पास ज़मीन हो जहाँ पे आप बगीचा लगा सकते हैं। घर बनाने के बाद, बिल्डिंग बनाने के बाद भी कहीं थोड़ा सा जगह ऐसा होगा जहाँ पे आप बगीचा लगा सकें। फूलों फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है कि आपके पास अपनी बगीचे भी हो और अपनी धरती भी हो, अपना ज़मीन भी हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो सकता है कि आपके जो बगीचा है उसमें छोटी सी क्यारी हो। क्यारी का मतलब होता है ना कि आपने खेतों में देखा होगा कि कई बार ऐसे लाइन जैसे बने होते, तो ये लाइन थोड़े ऊंचे होते हैं और बीच में गड्ढे होते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जब पानी पटाया जाए पौधों में, तो इस नाले के द्वारा पूरे खेत में पानी चला जाए, और ऊपर इस ऊंचाई पर जो पौधा हो, उस पौधे में बहुत ज़्यादा पानी उसकी जड़ों में ना रुके,
अगर ज़्यादा पानी जड़ों में रुक जाता है तो वो जड़ को गला भी सकता है, इसलिए वो थोड़ी ऊंचाई में बनाया जाता है। क्यारी थोड़ा सा ऊंचा होता है और उनके दोनों साइड नाले जैसे बने होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी बगीचे में क्यारियाँ हों जो महक रही हो, यानी जिन पे फूल लगे हुए हों और जो खुशबू दे रही हो। छोटी सी खेती हो जो फसलों से में दहक रही हो। छोटी से आपके पास ज़मीन हो जहाँ पे खेती होती हो, जिसमें कि फसल पके हुए हो। दहक रही हो से मतलब है जलना, दहकना मतलब जलना होता है, लेकिन खेती में फसल को जलाना नहीं है, बल्कि जब फसल पकते हैं तो उसका जो पीला रंग होता है, सुनहरा रंग होता है, वो आग के जैसा लगता है, चमकता हुआ। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हो सकता है कि फसल दहक रही हो, यानी कि चमक रही हो आग के समान। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है आपके पास इतनी ज़मीन हो कि जहाँ पर चौपाए यानी 4 पैरों वाले जानवर घूम रहे हो उस ज़मीन पर। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो सकता है कि कहीं उस बागीचे में या आपके घर के बरामदों में पक्षी हो जो झूम रहे हो, वहाँ पर गा रहे हो, खुशियाँ मना रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना। तो कवि आपसे विनती कर रहे हैं, कवि हमसे विनती कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक बगीचा है या हमारे पास एक खेती है या वैसे जगह है जहाँ पे चौपाए घूम सकते हो, जहाँ पक्षी झूम सकते हो, तो उस संसार को, उस दुनिया को कभी ख़त्म मत होने देना, उसको बनाए रखना, उतनी ज़मीन बनाए रखना। पेड़ों को मत कटने देना, ना चिड़ियों को रोना। जब पेड़ कटेंगे तो उनके घोंसले टूट जाएंगे, उनके लिए रहने का जगह नहीं रहेगा, उनके लिए फल नहीं मिलेंगे, तो पक्षी रोएंगे ही ना। तो वो उन पक्षियों को रोने मत देना, पेड़ों को कटने मत देना, ख़त्म मत होने देना, क्योंकि एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं। शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। मतलब जब एक एक पत्ती जो है पेड़ों के, उन पे हमारे सपने, मनुष्यों के सपने पलते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ों से ही हमारी ज़िंदगी है, पेड़ों से ही हमारी खुशियां हैं। तो उन्हीं पत्तियों पर हमारे भी सपने सजते हैं, सिर्फ पेड़ों के या पक्षियों के या जानवरों के नहीं, हम मनुष्यों के भी सपने उन पत्तियों पर सजते हैं, बनते हैं, तैयार होते हैं। और जब शाखें कटती हैं, किसी भी पेड़ की डाल काटी जाती है, तो जब वो कटती है तो उनको भी दर्द होता होगा, वो छोटे बच्चों के समान रोते होंगे। इसलिए उनको काटो मत, उनको कटने मत दो, उनको संभालो, उनको आगे बढ़ने का मौका दो। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। वो हमसे कह रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें भी पेड़ों के साथ साथ बढ़ना होगा। जैसे पेड़ बढ़ रहे हैं, हमें उनका साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। खुद तो तरक्की करनी ही है, लेकिन पेड़ों को भी ख़त्म नहीं करना है, उनको भी अपने साथ साथ बढ़ाते जाना है, उनके साथ हंसना है, खेलना है, उन्हीं के साथ ज़िंदगी बितानी है, उनके साथ इतराना भी है, मतलब इठलाना भी है। पेड़, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अब यहाँ कवि पेड़ की तुलना बच्चों की खुशियों से भी कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जिस तरह बच्चे घर में खुशियाँ लाते हैं, जिस तरह बच्चे प्यारे होते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, उसी तरह पेड़ जो है वो भी इस दुनिया में खुशियाँ लाते हैं, सबको सुख ही बांटते हैं। वो कभी किसी का अहित नहीं करते, बुरा नहीं करते। तो ये दोनों जो हैं वो खुशियाँ बांटते हैं और संसार को हरा भरा रखते हैं, यानी कि खुशनुमा बनाए रखते हैं। नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। जो इस बात को नहीं समझते हैं कि पेड़ हमारे साथी हैं, उनको नहीं काटना चाहिए, वे दुष्कर्म करते हैं, यानी पेड़ों को काट देते हैं। और जो पेड़ों को काटते हैं वही उसका फल भी चखते हैं, यानी कि मज़ा चखते हैं। जो आज पोल्यूटेड हो गया है दुनिया, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इतने सारे डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने उस बात को समझा नहीं, हमने वो दुष्कर्म किया, हमने पेड़ों को काट दिया, हमने जंगलों को ख़त्म कर दिया, जिसके वजह से आज ये सब तकलीफ़ें हो रही हैं। हम फल चख रहे हैं, मज़ा चख रहे हैं, परिणाम भोग रहे हैं। फल चखना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है परिणाम झेलना, परिणाम को भोगना। आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है। सभ्यता का मतलब होता है जो उन्नति होती है ना, किसी भी देश की, समाज की जो उन्नति होती है आर्थिक तौर पर,
मतलब सामाजिक तौर पर जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको, या भौतिक रूप से जो आगे बढ़ रहे हैं उसको बता रहे हैं, सभ्यता कहते हैं। लेकिन असल सभ्यता वो नहीं है। सभ्यता का मतलब है अपने समाज को आगे बढ़ाना, लेकिन प्रकृति के साथ साथ। तो ये सभ्यता जो है, आगे बढ़ने का जो लोगों का मन हो गया है, वो वहसी बन गई है, मतलब खूंखार बन गई है, असभ्य हो गई है, बुरी हो गई है। और ये वैसी सभ्यता जो है वो प्रकृति को भूल चुकी है। उसके ख्याल से सिर्फ तरक्की करना ज़रूरी है, प्रकृति उसके लिए आवश्यक नहीं रह गया है। वो पेड़ों को काट रही है अपनी तरक्की के लिए, क्योंकि उसे बहुत सारा जगह चाहिए शहर बनाने के लिए, कारखाने बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे जगह चाहिए, और इसलिए वो पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं। बहुत सारे फर्नीचर चाहिए सुंदर सुंदर, इसलिए सब कुछ ख़त्म किए जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। सूखे पेड़ काटने चाहिए, बदले में हरे पेड़ कट रहे हैं। एक पेड़ कटने के बाद पेड़ और लगने चाहिए, यहाँ पर तो जंगल का जंगल ख़त्म हो जा रहा है, तो पेड़ कहाँ लगाया जाए। तो ये सभ्यता जो है वैसी बन गई है, खूंखार बन गई है, और पेड़ों को अपनी शौक के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काटे जा रही है। और इस वजह से जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है, और ये जो हवा है वो जहरीली हो गई है। वो जहर से भरी हुई हवा हमारे फेफड़ों में भर रही है, और वही तकलीफ़, वही जहरीली हवा हम सब में बांटी भी जा रही है सभ्यता के द्वारा, वैसी बनी हुई सभ्यता के द्वारा। बच्चों, कविता तो समझ चुके होंगे आप लोग। तो अब ये रहे शब्दार्थ। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न, जो कि मैंने लिखे तो हैं, लेकिन आपको क्या करना है, पूरे वाक्यों में उत्तर देना है, मेरे जैसे शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। बहुत दिनों से कवि क्या सोच रहा था? बहुत दिनों से कवि सोच रहा था कि वो थोड़ी ज़मीन पा सके। कवि स्वयं को किससे भाई कहलवाना चाहता है? कवि स्वयं को पेड़ों से भाई कहलवाना चाहता है, ठीक है। कवि किसके शांत घूमने की बात कर रहा है? कवि चौपायों के शांत घूमने की बात कर रहा है। कवि के अनुसार सभ्यता किसे काट रही है? कवि के अनुसार सभ्यता पेड़ों को काट रही है। कविता के लेखक का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। उसके बाद ये कविता की पंक्तियां आप कविता देख के पूरी कर लेंगे। थोड़ी धरती पाने पर कवि बाग बगीचा लगाने की इच्छा रखते हैं। कवि के अनुसार हम सभी के सपने एक एक पत्ती पर सोते हैं। एक भी पेड़ न लगा सकने से कवि को भाई कहने वाले की कमी महसूस हो रही है। कविता के अनुसार सभ्यता वैशी बन पेड़ों को काट रही है। शाखें कटने पर शिशुओं के समान रोती हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न संख्या ग है, इसमें क्या करना है, एक पद्यांश है दिया हुआ, उसको देख करके उसके आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पद्यांश में लिखा हुआ है, तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, ना चिड़ियों को रोना। कवि किससे विनती कर रहा है? कवि मनुष्यों से विनती कर रहा है। इस पद्यांश में किस दुनिया को न खोने देने के बारे में कहा गया है? तो यहाँ उत्तर में लिखा हुआ है, उस दुनिया को जहाँ फल फूल हों, जहाँ चौपाए घूमते हों, जहाँ पक्षी झूमते हों, खुशबू फैलती हो, उस दुनिया को न खोने देने के बारे में कहा गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि डॉट डॉट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसको आप प्रश्न के लाइन के सहारे से पूरा करेंगे। जैसे प्रश्न में लिखा हुआ है ना कि किसको ना खोने देने के बारे में कहा गया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे उस दुनिया को ना खोने देने के बारे में कहा गया है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है कि चिड़ियों के रोने का क्या कारण हो सकता है? तो लिखेंगे आप लोग कि पेड़ों के कट जाने पर उनके घरों अर्थात घोंसलों का टूट जाना, फलों का ना मिल पाना आदि चिड़ियों के रोने का कारण हो सकता है। यहाँ पर भी डॉट डॉट दिया हुआ है, जिसको आप प्रश्न की सहायता से पूरा करेंगे। पेड़ों को कौन और क्यों काट रहा है? पेड़ों को सभ्य कहलाने वाले लोग अपने स्वार्थ और धन और लोभ के कारण काट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स मैंने कर दिया है, आप देख लीजिए। उसके बाद है शब्द युग्म। शब्द युग्म से मतलब होता है शब्दों के जोड़े, जो समान शब्द भी हो सकते हैं, विलोम शब्द भी हो सकते हैं और
शब्दों का साथ साथ प्रयोग होने वाले शब्द भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आपकी कविता में ये शब्द दिए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करना। उद्देश्य का मतलब है कर्ता जिसके द्वारा क्रिया की गई हो, तो यहाँ पर उद्देश्य है तुम्हारे, इस वाक्य में है आज की सभ्यता, यहाँ पर है हमें, और यहाँ पर है बच्चे और पेड़। तो मैंने उद्देश्य यहाँ पे लिख दिया है। और विधेय का मतलब होता है वाक्य में कर्ता के बारे में जो भी बताया गया है वो सब विधेय कहलाता है। तो मैंने उन्हें अंडरलाइन कर दिया, जैसे पास अपनी धरती हो, इस वाक्य में वैसी बन गई है, इस वाक्य में पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए, इस वाक्य में दुनिया को हरा भरा रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो विधेय आप खुद से यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ अंडरलाइन जो किया हुआ है उसको। अब उसके बाद है यहाँ पर्यायवाची लिखने के लिए। पर्यायवाची शब्द दो दो लिखने हैं, मैंने तीन तीन लिख दिए हैं। यहाँ पे सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहचान कर लिखना है। सकर्मक क्रिया मतलब ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म हो, और अकर्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म ना हो। तो सकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए क्या करते हैं कि क्रिया के साथ क्या या किसे प्रश्न जोड़ते हैं। अगर हमें क्या का या किसे का उत्तर मिल रहा हो वाक्य में तो वो सकर्मक क्रिया है, और अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे क्या गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, हमें उत्तर मिल रहा है तो ये सकर्मक क्रिया है। उसके बाद है हम लोगों को समझना होगा, तो किसे समझना होगा, किसे का उत्तर हमें मिल रहा है, ये भी सकर्मक क्रिया है। बच्चे दुनिया को हरा भरा रखना चाहते हैं, किसे हरा भरा रखना चाहते हैं, तो किसे का उत्तर हम लोगों को मिल रहा है, दुनिया को, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। चिड़िया चहचहा रही है, यहाँ पे अगर हम प्रश्न पूछे कि क्या चहचहा रही है या किसे चहचहा रही है तो उत्तर नहीं मिलेगा, यहाँ उत्तर मिलेगा कौन चहचहा रही है ना। तो और हमें कौन का उत्तर नहीं चाहिए, कौन का उत्तर जो मिलता है वो कर्ता होता है, तो हमें कर्ता तो ढूंढना नहीं है, हमें कर्म ढूंढना है। तो ये जो है वो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ हमें ना क्या का उत्तर मिल रहा है ना किसे का उत्तर मिल रहा है। राम ने रावण को मारा, किसे मारा, रावण को मारा, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अविनाश गहरी नींद में सोता है, क्या सोता है, क्या हमें इसका उत्तर मिलता है, नहीं मिलता है। कौन सोता है का उत्तर मिलता है, लेकिन हमें कौन का तो उत्तर चाहिए ही नहीं, क्या या किसे हमें क्रिया के साथ लगाना है और उसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा, तो ये अकर्मक क्रिया हो गया। कभी मोर को नाचते हुए देखा है, किसे नाचते हुए देखा है, तो किसे का उत्तर हमें मिल रहा है, मोर को, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे वचन बदल कर लिखना है, तो सारे तो मैंने लिख दिए हैं, इनमें अनुस्वार नहीं लगा हुआ है, ये सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग होते हैं जिनमें अनुस्वार लगे होते हैं, बिंदी लगे होते हैं, ठीक है, इसमें नहीं लगे हैं। बस ये जो देखिए ताशे जो लिखा हुआ है, ताशे का मतलब आप प्लेइंग कार्ड्स मत समझिएगा, यहाँ ताशे का मतलब होता है जो ढोल ताशे होते हैं ना, वो वाले। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जैसे कि बात देख रही हूँ कि आप लोगों को एक संवाद लिखने के लिए बोला गया है, यानी बातचीत लिखने के लिए बोला गया है, जो एक पेड़ और एक पक्षी आपस में बात कर रहे हैं कि पेड़ और पक्षी क्या सोच रहे होंगे आज के समय को देखकर, और उस बारे में वो क्या बात कर रहे होंगे, इस चीज़ को आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो आशा है कि आप लोगों को पाठ पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जब समझ में आ गया है पाठ तब तो कोई का बात ही नहीं। लेकिन अगर कोई भी संदेह रह गया हो या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो बेझिझक आप मुझे कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में नए पाठ के साथ। अभी के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।